हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली उस वीडियो का जिसका बहुत सारे लोगों का इंतजार था वो वीडियो आ चुका है। मैंने प्लान ही किया था कि जैसे ही गेट 2026 की रिस्पांस की आएगी उसके बाद हम एक स्ट्रेटजी बनाएंगे यदि आप गेट 2027 टारगेट कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, पेन कॉपी लेके बैठ सकते हैं अगर बैठना हो, या आपको ये पीडीएफ चाहिए मैं पीडीएफ दे दूंगा जहां पे हम इस पीडीएफ में डिस्कस करेंगे 12 मंथ या 11 मंथ स्ट्रेटजी जितना भी टाइम रह चुका है फॉर द गेट सीएसई 2027। तो 2027 में अगर आप गेट लिखना चाहते हैं आपके लिए एक अच्छा मौका है। ये पीडीएफ में पूरा स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूँ ए टू जेड। और साथ में हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पे आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। जब आप प्रिपरेशन करेंगे, कोई डाउट्स आएंगे क्वेश्चन में, वहां पे सोल्यूशन मैं देता हूँ। मेरे साथ जो बच्चे जुड़े हैं, गेट के टॉपर जुड़े हैं, वो देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन करो। हम इन्फॉर्मेशन भी देते हैं गेट से रिलेटेड टाइम टू टाइम। तो आप दोनों ग्रुप, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ज्वाइन कर लेंगे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर पाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पूरा वीडियो देख लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना। और एक कमेंट ये करना, आई एम रेडी फॉर 2027। ठीक है, तो ये वीडियो एकदम फ्रेश वीडियो है और जो बिगिनर है उसके लिए भी है, जो ड्रॉप ले रहा है उसके लिए भी है, सबके लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं गेट एग्जाम। गेट एग्जाम जो होता है आईआईटीज द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस साल आईआईटी गुवाहाटी ने कराया था, आईआईटी गुवाहाटी 2026 का कराया था। ठीक है, नाउ 2027 का कौन कराएगा आप इजिली गूगल में जाके चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल एग्जाम जो होता है गेट होता है। ठीक है, गेट के थ्रू क्या क्या होता है, एक तो आप एमटेक कर सकते हैं, दूसरी चीज आप कर सकते हैं पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स ले सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। अब कुछ गेट के एग्जाम्स के थ्रू एमबीए भी होता है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज है, इनके बारे में डिटेल में वीडियो बनाई जाएगी। यदि आपको चाहिए तो कमेंट कर दो। नाउ अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं और चलते हैं, पूरा समझते हैं क्या हमें करना है, कैसे हमें तैयारी करनी है। तो हमने फेजेस में डिवाइड करके रखा है, इसको पूरा समझेंगे ए टू जेड। नाउ तो सबसे पहले हमारे पास आएगा फेज 1, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मंथ ए 6 to 8। इसका मतलब क्या है, हमें फेज 1 में जब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें अपना फाउंडेशन जो होगा उसे स्ट्रॉन्ग करने हैं। इसके लिए हमें लगते हैं 6 से 8 महीने। कैसे, कब, क्या करना है वो सब कुछ डिस्कस करते हैं। तो फेज 1 में जो हमारा गोल होने वाला है, मैंने सब कुछ लिख लिया है ताकि जल्दी जल्दी मैं आपको समझा दूं। जो भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी आप अच्छे से देखेंगे, नोट भी कर सकते हैं, या आपको पीडीएफ चाहिए कमेंट करें, पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। गोल हमारा है कंप्लीट कोर सब्जेक्ट्स या कंप्लीट गेट सब्जेक्ट्स। क्योंकि हमें गेट अगर पढ़ना है तो हमें क्या करना है, गेट के सब्जेक्ट ही कंप्लीट करना है। तो अगर कोई बंदा मुझे पूछे कि सर ऑर्डर क्या होना चाहिए, हमें पता है गेट कंप्यूटर साइंस में 11 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। किस ऑर्डर में सब्जेक्ट करने चाहिए, कैसे करना चाहिए इन महीनों में, तो हमें पता है फेज 1 में हमें क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस के पीछे भागना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें फाउंडेशन क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है। उसके लिए हमारा गोल क्या है, कंप्लीट कोर सब्जेक्ट्स या गेट सब्जेक्ट्स जो भी हमारे 11 सब्जेक्ट्स हैं, ये हम 6 से 8 महीने में क्या करेंगे, कंप्लीट करने की। सिलेबस की बात करें, सिलेबस क्या क्या है यहाँ पे मैंने मोटा मोटा लिख रखा है, इसके अंदर क्या क्या है। अब गेट गेट 2026 सीएससी सिलेबस आप इंटरनेट पे सर्च करना, आपको इजीली सिलेबस मिल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या है, सपोज दैट सी प्रोग्रामिंग में क्या क्या पढ़ना, सी प्रोग्रामिंग तो बहुत वास्ट है, उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है मोटा मोटा आपको गेट का सीएससी का सिलेबस 2026 का जो होगा, 100% तो नहीं बोल सकता मैं क्योंकि कुछ चेंजेस हो सकते हैं, 99.98% 2026 का जो सिलेबस होगा वही 7 का होगा। तो सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे इंटरनेट से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर हुआ ना। तो हम अगर बात करें सब्जेक्ट्स ऑर्डर, जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ वो ऑर्डर क्या होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। देखो सबके अकॉर्डिंग अलग ऑर्डर्स होते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और जो लोग ड्रॉप ले रहे हैं ना, या जो लोग फाइनल ईयर में हैं, उनके लिए एक प्रो ट्रिप बताऊंगा अभी इस सेक्शन के बाद, फेज 1 के बाद। तो जो लोग एकदम बिगिनर है, अभी स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर वो 20 मान लो 8 में कोई पास आउट हो रहा है, कोई 7 में हो रहा है, तो आप या तो थर्ड ईयर में गेट लिखना चाह रहे हैं, फाइनल ईयर में ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकता है। गाइस आगे बढ़ने से पहले यदि आप गेट का एक बढ़िया कोर्स और इंडिया की टॉप फैकल्टी ढूंढ रहे हैं तो जीएफजी आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस प्रोवाइड करा रहा है, जहां पे आपको टीचर जो मिल रहे हैं इंडिया के टॉप टीचर होंगे। मल्लिसाम सर, जिन्हें देवा सर भी बोलते हैं, खलील सर, विजय सर, चंदन सर, जो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाएंगे। इनका ऑफलाइन हैदराबाद में भी सेंटर खुला हुआ है। तो जीएफजी में अगर बात करें तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन। यहाँ पे अगर बैचेस की बात करेंगे, आपके पास रैंक बूस्टर बैच भी है। अगर 2026 में आपने गेट दिया था उसके लिए आपको रैंक बूस्टर ये भी प्रोवाइड करा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कोर्सेज देख सकते हैं, 1 साल का जो कोर्सेज होगा गेट 2027 के लिए। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड प्लस लाइव प्लस प्लेसमेंट वाला कोर्स भी है। यहाँ पे वीकेंड डेज एंड वीकेंड क्लासेस भी हैं, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इंडिया की टॉप फैकल्टी है, जहाँ पे आपको मैं फिर से बता दूं जो टॉप टीचर्स हैं
मल्लेशाम सर, देवा सर, टीओसी कंपाइलर डिजाइन बहुत शानदार पढ़ाते हैं। अब इनके फ्री लेक्चर्स भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। खलील सर ऑपरेटिंग सिस्टम एल्गोरिथम, विजय सर सीओए डीबीएमएस, चंदन सर डिजिटल लॉजिक। तो ये जो इंडिया की है टॉप फैकल्टी है जहां आप जुड़ सकते हैं। यदि आप इनसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो इन्होंने रिसेंटली ऑफलाइन हैदराबाद में भी सेंटर खोला हुआ है, तो आप ऑफलाइन भी अफोर्डेबल प्राइस में इनकी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये इंडिया की टॉप फैकल्टी है। इनरोल करने के लिए आप 2 इयर्स का भी प्रोग्राम अगर इनरोल करना चाहे तो आप देख सकते हैं। 3 इयर्स का प्रोग्राम भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2027, 8, 9 सभी के लिए बैचेस हैं। तो जाओ जीएफजे की कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा भी ज्वाइन करना हो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब अपने टॉपिक पे वापिस आते हैं। सबसे पहले आपको करना है एप्टीट्यूड, ठीक है। एप्टीट्यूड क्यों करना है? एप्टीट्यूड जो होता है हमारा बनाता है बेस। क्या बनाता है एप्टीट्यूड? बेस। तो कुछ लोग एप्टीट्यूड को ना लास्ट में भी ले जाते हैं, तो मैं जो स्ट्रेटजी रिकमेंड कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, और इसको फॉलो किया है कई लोगों ने, आप भी फॉलो कर सकते हैं। एप्टीट्यूड हमारा क्या होता है? बेस बनाता है, थिंकिंग एबिलिटी सोचता है, हमारा जो बढ़ाता है, जो हमारी थिंकिंग की एबिलिटी होती है, जो मेंटल एबिलिटी होती है, वो हमारी बढ़ती है एप्टीट्यूड के थ्रू, राइट। तो हमारा ये क्या करता है? बेस क्या कर देता है? स्ट्रॉन्ग कर देता है। ओके, दिस इज अ वेरी क्लियर थिंग। नाउ एक चीज और, हमें एक दिन में कितने सब्जेक्ट करने हैं? एक दिन में हमें कितने सब्जेक्ट? तो मैं रिकमेंड करता हूँ 2 सब्जेक्ट्स पर डे। जैसे अगर मान लो मैंने कहा एप्टीट्यूड, पहला सब्जेक्ट आपने एप्टीट्यूड ले लिया, सेकंड पे आते हैं सी प्रोग्रामिंग, सेकंड सब्जेक्ट आपने क्या ले लिया? सी प्रोग्रामिंग। तो आप एक दिन में 2 सब्जेक्ट करें, एक इवनिंग में कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में कर सकते हैं आराम से। एप्टीट्यूड के लिए 3 घंटे शाम को दिया, सी प्रोग्रामिंग के लिए 3 घंटे सुबह दिए, 6 घंटे हमने पढ़ाई की, 20 दिन में हमने सी प्रोग्रामिंग एप्टीट्यूड खत्म कर लिया। तो ऐसे आप प्लान कर सकते हैं। इन दोनों में कितना टाइम देना चाहिए? देखो ओवरऑल आपको 6 to 8 मंथ देना है। 6 महीने से 8 महीने के बीच में पूरा सिलेबस कवर करना है आपको, याद रहे ये चीज। तो आप स्टार्टिंग में धीरे चलेंगे क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे होंगे, बट धीरे धीरे आपका फ्लो बनेगा। तो पहला सब्जेक्ट आपको एप्टीट्यूड और सी प्रोग्रामिंग पेयर्स में लेके चलना है। मैं कह सकता हूँ पेयर्स में लेके चलना है। तो पहला जो हमारा पेयर बनेगा, पेयर नंबर 1 बनेगा, जो वो बनेगा एप्टीट्यूड प्लस सी प्रोग्रामिंग, पेयर नंबर 1। नाउ अब सी प्रोग्रामिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको डेटा स्ट्रक्चर भी लगे हाथ कर लेना है, क्योंकि सी का प्रोग्रामिंग का तो 5 दिन का ही सिलेबस है, बाकी डेटा स्ट्रक्चर और सी प्रोग्रामिंग मिला के 20 से 25 दिन का है। तो एफटीसीडीएस को मैंने अलग अलग लिखा है, बेसिकली एसीडीएस जो होता है एक ही चीज होती है, नॉट डीएसए डीएस। तो पहला हमारा जो पेयर बन रहा है सी एप्टीट्यूड के साथ सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है। हमने मॉर्निंग में एप्टीट्यूड कर लिया, सी प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर कर लिया। यहां तक बात क्लियर है। अब अगर मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करता हूं, आपको कौन सा सब्जेक्ट उठाना चाहिए? नाउ आपको उठाना है एल्गोरिथम प्लस डिजिटल लॉजिक। सो पेयर नंबर 1 हमारा क्या था? यहाँ पे मैं पेयर लिख लेता हूँ, यहाँ पे पेयर नंबर लिख लेता हूँ, यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं। 1 में हमारा था एप्टीट्यूड प्लस सीडीएस था। नाउ पेयर नंबर 2 में हमें लेना है एल्गो। हमें क्या लेना है? एल्गो प्लस लेना है डीएल। नाउ एल्गोरिथम्स और डिजिटल लॉजिक को आप फिर से, मैं एल्गोरिथम के लिए थोड़ा टाइम मैं बताऊं, अब ज्यादा लग सकता है, डिजिटल लॉजिक के लिए आपको 10 से 15 दिन लगेगा। फिर भी ये सब्जेक्ट जो आप हैं, आप इजिली 2 महीने में कर सकते हैं ये पूरे सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट इतने बड़े नहीं है, ठीक है। तो दूसरा पेयर हमें लेना है एल्गोरिथम्स और डिजिटल लॉजिक। नाउ तीसरे सब्जेक्ट की बात करें पेयर की, तो यहाँ पे आप ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ले सकते हैं। मैंने डिजिटल लॉजिक पहले क्यों बोला है? क्योंकि डिजिटल लॉजिक अगर आप पढ़ लोगे तो ओएस और सीओए में थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो होते हैं डीएल के यूज होते हैं, तो आपको पहले पढ़ लेना चाहिए। ना ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करें, तीसरा पेयर हमारा हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। चौथे पेयर की बात करें, अगर यहाँ पे अब यहाँ पे पेयर में अगर आप नहीं करना चाहते, आप सीएन एक दिन अगर सीएन बस पढ़ना चाहते हो तो अलग अलग भी पढ़ सकते हो, क्योंकि सीएन एक बड़ा सब्जेक्ट है। बाकी मैं पेयर में ही रिकमेंड करूंगा, तो आप 14 सब्जेक्ट कर सकते हैं सीएन के साथ डीवीएमएस। ओके, गॉट इट। नाउ जब हमारा 5वां पेयर होगा वो होगा हमारा थ्योरी ऑफ कंपटीशन प्लस कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो 5वां पेयर आप लिख सकते हैं सीओए प्लस टीओसी। ये 2 सब्जेक्ट आपको करने ही है पेयर में पर डे। ना जो लास्ट होगा हमारा वो होगा कंपाइलर डिजाइन सीडी एंड यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो देखो कुछ लोग क्या होंगे, हर पेयर को 1 महीने में फिनिश कर लेंगे, इसीलिए मैंने 6 मंथ लिखा है, लेकिन मैक्सिमम आपको 8 महीने खींचने हैं सिलेबस कंप्लीट करने में। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारी सिलेबस कंप्लीट करने वाली बात। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, सिलेबस कंप्लीट करने के बाद साथ साथ हमें और किन चीजों का ध्यान रखना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज का इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात ये है, आपको हर 15 से 20 दिन में, 15 दिन या 30 दिन के बीच में 1-2 रिवीजन मारते रहना है, 1-2 रिवीजन भी करते रहना है, ताकि आपको चीजें भूले ना। सपोज दैट आपने अभी स्टार्ट किया, ठीक है, 1 मार्च से को आपने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा और आप नवंबर में जाके आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ, या अक्टूबर में सिलेबस आपका कंप्लीट हुआ, अब अक्टूबर में आप रिवीजन करने जा रहे हो सी प्रोग्रामिंग, तो आपको क्या होगा, वो भूल जाएगा। इसलिए आपको पीरियोडिक रिवीजन भी थोड़ा थोड़ा बीच में करते रहना है। तो आपका जो पहला जो कोर फेज है, पहला फेज है, उसमें आपका गोल है कंप्लीट कोर सब्जेक्ट्स, कंप्लीट द सिलेबस, और आपको पीरियोडिक रिवीजन भी करना है। नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, जो बंदा फाइनल ईयर में,
उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, ठीक है। अब मान लो कोई बंदा थर्ड ईयर में है या कि फिफ्थ सेम में है, ऐसा मान लो फिफ्थ सेम में। अब फिफ्थ सेम में मान लो उसकी टीओसी है प्लस सीएन भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको मिस मत करना। अगर आपके फिफ्थ सेम में टीओसी और सीएन है, मैं रिकमेंड करूंगा आप टीओसी और सीएन को पेयर बना के स्टार्ट करो। वाई? दिस विल हेल्प इन सेमेस्टर एग्जाम, इन सेमेस्टर एग्जाम। आप सेमेस्टर एग्जाम के लिए अलग से प्रिपरेशन करने जाओगे नहीं, क्योंकि आपने गेट के लिए पढ़ लिया टीओसी प्लस सीएन दोनों, तो आपको सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए अलग से पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो या फाइनल ईयर में, सपोज फाइनल ईयर में आपके कंपाइलर डिजाइन है, कंपाइलर डिजाइन, तो आप कंपाइलर डिजाइन पहले करो, क्योंकि आपको एग्जाम के लिए भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आपके सेमेस्टर में है उसको कर सकते हो आप पेयर बना के, ठीक है, समझ में आई बात। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तो आपको कोई पेयर जो मैंने बताया वो फॉलो कर सकते हो। यदि आपका ऐसा है कि कोई सब्जेक्ट कॉमन नहीं है हमारे, जो हमारा फाइनल ईयर है, 8th सेम है, 7th सेम, 5th 6th सेम, जो भी है आपका सेम, तो आप मेरे अकॉर्डिंग चल सकते हो। बाकी आप पेयर अगर चाहो तो जो सब्जेक्ट सेमेस्टर में है उसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। सो दिस इज द ऑल अबाउट फेज 1। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज। फेज 2 में आते हैं। कोर सीएस कंप्लीशन 8 to 9 मंथ हमारा हो चुका था। फेज 2 नाउ हमारा जो कंप्लीशन हो कोर सीएस, यहाँ पे रिवीजन मैंने लिखना भूल गया, रिवीजन रिवीजन। तो ये देखो वो 6 से 8 महीने था, मतलब क्या था, मंथ नंबर आप 1 to 8 मान सकते हो, मंथ नंबर 1 to 8 था वो। अगर 6-8 लिखा था ना, 6 से 8 महीना, तो मंथ नंबर 1 to 6 या 1 to 8 के बीच का वो क्या था हमारा, मतलब फासला था। मैंने 6 to 8 लिखा था ना, तो 6 to 8 मंथ ड्यूरेशन है कि 6 महीने लगाओ या 6 से 8 महीने के बीच टाइम लगाओ, मतलब पहले महीने से 6 महीने तक या पहले महीने से 8 महीने तक आपको करना है। नाउ आपको 8वें और 9वें महीने के बीच क्या करना है, एक महीना जो आपके पास है, एक महीना, एक 1.5 मंथ्स या कि 2 मंथ जो आपके पास बचेगा, कोई हो सकता है 5.5 महीने में कर ले, सिलेबस आपकी कैपेबिलिटी पे है। 8 महीने से ज्यादा मत खींचना। आपको करना है रिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन। रिवीजन एटलीस्ट 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स, एंड ऑल पीवाईक्यूज आपको एटलीस्ट पीवाईक्यूज 2 to 3 टाइम्स करने ही हैं। अब आपको रिवीजन करना है। अगर मान लो सपोज दैट हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग का प्रॉपर रिवीजन हो चुका है, आपको कॉन्फिडेंस है, यू हैव टू टच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है, क्वेश्चंस 30 इयर्स के, आप वो पेपर सॉल्व कर सकते हैं। आप बुक्स भी ले सकते हैं जो भी आपको अच्छी लगे, या कि गेट ओवरफ्लो जो एक वेबसाइट है वहां से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ले सकते हैं। रिवीजन प्लान की बात करें तो सबसे पहले रिवाइज ईच सब्जेक्ट्स 2 to 3 टाइम्स पहले, फिर आपको फोकस ऑन वीक एरियाज पे करना है। जो आपके वीक एरियाज हैं उनको आप पॉइंट कर सकते हैं, स्टार मार्क कर सकते हैं, उन पे ज्यादा फोकस करें। मेंटेन फॉर्मूला, नोटबुक, शॉर्ट नोट्स। अब जब आपका प्रॉपर रिवीजन अगर हो गया है, अगर आपका प्रॉपर रिवीजन हो गया, आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा रिवीजन हो चुका है, मुझे चीजें आने लगी हैं, यू हैव टू मेक द शॉर्ट नोट्स। ऐसा नहीं कि आप पहला रिवीजन बना रहे हैं, फर्स्ट रिवीजन, पहले रिवीजन में आपको कुछ समझ नहीं आया, पूरी नोट्स को ही आपने शॉर्ट नोट्स बना दिया, ऐसा नहीं है। 3 रिवीजन किया हमने, 3 रिवीजन के बाद हमें समझ में आ जाता है कि कौन सा मेरा वीक एरिया है, कौन सा इंपॉर्टेंट है, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ही आपको, कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कौन बार बार रिपीट हो रहा है, उसको आपको शॉर्ट नोट्स में अपने बना लेना है। तो ये है हमारा फेज 2, जहां पे हमारा गोल होगा रिवीजन प्लस पीवाईक्यूज, जो हमारा होगा 9th मंथ, 8 to 9th मंथ। सपोज अगर किसी ने अगर 7th मंथ में कर लिया, तो उसको 7 to 9th मंथ के बीच में जो ड्यूरेशन होगा उसके लिए इस फेज को रखना है। नेक्स्ट फेज में मूव करते हैं, रिवीजन प्लस टेस्ट सीरीज फेज। अब देखो जो भी फेज आएगा ना, उसमें रिवीजन हमेशा इंक्लूड रहेगा मेरे में, क्योंकि मैं मानता हूं कि 20 से 25 बार नोट्स तो रिवाइज करो यार, एटलीस्ट अपनी 20 से 25 बार। और जब आप 20वीं बार नोट्स रिवीजन करोगे ना, तो आप बिलीव मी एक दिन में 3-4 नोट्स आराम से रिवाइज कर लोगे, 20 टाइम जब करोगे। नाउ टेस्ट सीरीज की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट फेज हमारा जो होगा 9 to 11 मंथ का होगा। गोल इंप्रूव एक्यूरेसी प्लस स्पीड। अब देखो हमने पढ़ सब कुछ लिया, हमें सब कुछ आता है, हमें नोट्स आती है, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा एग्जाम में जो मैटर करेगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट करेगा एक्यूरेसी। आपने 60 क्वेश्चन किए, 60 में आपने 20 गलत कर दिए, ठीक है, किसी कारण आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो वो चीजें आपको कहां से इंप्रूव होगी, टेस्ट सीरीज से। साथ में आपको स्पीड भी मेंटेन करना है। आपको सब कुछ आता है, एग्जाम में आपने 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, उसमें से 5 गलत हो गए, तो 40 क्वेश्चन ही हुए आपके 40 नंबर में से मान लो 50 नंबर आ गए, तो क्या मतलब आपके पढ़ाई का। तो हमें क्या करना है, हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड रहना है, वेल प्रिपेयर्ड रहना है, और उसके लिए हमें करना है टेस्ट सीरीज, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ हमें करना है इंप्रूव करना है एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों। वो कैसे होगी, टेस्ट सीरीज के थ्रू। टेस्ट सीरीज कैसे लेना है, क्या करना है, उस टाइप में वीडियो जरूर बनाऊंगा, तो चैनल पे आप बने रहना, ठीक है।
ना रिवीजन प्लान मैंने बता दिया, रिवाइज ईच सब्जेक्ट 2 to 3 टाइम्स। अगेन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप टेस्ट सीरीज लिख रहे होंगे तब भी आपको रिवीजन करते रहना है। बी के रेस में फोकस करना है। शॉर्ट नोट्स तो आप पहले ही बना लिए होंगे, अगर नहीं बनाए रहेंगे तो इस टाइम पे भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। शॉर्ट नोट्स आपको तब बनाना है जब आपको सब्जेक्ट में पूरा कॉन्फिडेंस है और आपको पता चल गया है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि पूरी नोट्स को ही शॉर्ट नोट्स बना लो। नाउ टेस्ट सीरीज की बात करें, स्ट्रेटजी क्या होगा, तो एक सेक्शनल टेस्ट एवरीडे दे सकते हो। सेक्शनल मतलब आपका जो होता है टॉपिक वाइज, टॉपिक या सब्जेक्ट वाइज डेली आप दे सकते हैं जब आपका सब्जेक्ट हो जाए। वन फुल लेंथ एवरी वीक बोल सकते हैं, या ट्वाइस टू पर वीक बोल सकते हैं, आप दे सकते हैं। ठीक है। एनालाइज फॉर 3 to 4 आवर्स आफ्टर ईच टेस्ट। हर टेस्ट को आपको एनालाइज करना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते थे। एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन मार्क्स। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो वही गलती आप गेट एग्जाम में जाके करोगे, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं फेज 4 पे। फेज 4 पे फाइनल 30 to 40 डेज जो बचेंगे, हमारा लास्ट का जो महीना होगा, हो सकता है किसी का मंथ 11 हो, मैंने अभी वीडियो बनाई है। ओके, सो पीक परफॉर्मेंस यहाँ पे हमारा होना चाहिए कि हमें अब अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाना है, गेट के लिए रेडी करना है। ओनली रिवीजन, पीवाईक्यूज अगेन, आप पीवाईक्यूज जो स्टार करोगे आप उस टाइम पे वो वाले करने हैं। 8 to 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको अब देना है। फुल लेंथ यहाँ पे AIMTs होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट होते हैं, उनके द्वारा आप कर सकते हैं। अवॉइड न्यू रिसोर्सेस, कोई भी न्यू रिसोर्सेस, न्यू टॉपिक्स, न्यू सब्जेक्ट उस टाइम पे नहीं करना है। उस टाइम पे वीडियो बनेगी, टेंशन मत लो। स्लीप प्रॉपर्ली, उस टाइम पे आप मतलब ज्यादा एंग्जाइटी नहीं लेना है, करना है, फोकस करना है स्लीप स्टेक रिडक्शन पे, टाइम मैनेजमेंट पे, न्यूमेरिकल एक्यूरेसी पे, इन सारी चीजों पे फोकस करना है। तो ये बेसिकली उस टाइम पे भी वीडियो आएगी, लेकिन फेज 4 हमारा ये होना चाहिए। ओके, गोल्डन रूल्स जो मैं बताना चाहूंगा, पीवाईक्यूज आर वाइबल, तो पीवाईक्यूज आपको करना ही है। अगर आप ये सोचोगे आप सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, टेस्ट सीरीज लगा लोगे और रिवीजन कर लोगे, पीवाईक्यूज नहीं करोगे, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा, पता नहीं चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। रिवीजन इज ग्रेटर देन न्यू रिसोर्सेज, तो रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करो, लास्ट में रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता। कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन, गेट एग्जाम का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कंसिस्टेंसी। 12 महीने 12 मंथ्स आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 12 महीने कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, अगर आप एक महीने का ब्रेक ले लिया, आपने एक हफ्ते का ब्रेक ले लिया ज्यादा से ज्यादा, तो दिक्कत हो सकती है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन ऐसा ब्रेक चलता है, बट आपको 12 महीने तक कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द होल स्ट्रेटजी। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप्स में, आप वहां देख सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, ज्वाइन अस फॉर फ्री डाउट्स। तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो होगा और व्हाट्सएप ग्रुप होगा, दोनों में ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लेट्स अस मीट इन नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, फिर हम उसमें वीडियो बना देते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, गवर्नमेंट जॉब्स, पीएसयू के रिक्रूटमेंट, जो भी नोटिफिकेशन आती हैं शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर गेट 2027।